एक बार फिर से स्वागत है आपका सीजीपीएससी एरिया क्लासेस में। कल तक हमने छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक थे उनके बारे में पढ़ा था। उनके जो अंतिम राजा थे मोहन सिंह के बारे में मैंने कुछ चीजें बताई थी। आज उसको थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। ठीक है, रघुनाथ सिंह जो है उनका शासन काल शुरू हुआ था 1732 से लेकर के 1741 तक उनका शासन चला था। और रघुनाथ सिंह जब 1741 में गद्दी पर बैठे थे तो उसी समय भोसला सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण हुआ था छत्तीसगढ़ में। उन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया था और उसके पश्चात उन्होंने रतनपुर को जीत लिया और रघुनाथ सिंह को पराजित कर दिया था। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद का भी कुछ देख लिया था, लेकिन यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको फिर से आपको थोड़ा सा एक बार बताया जाए और फिर उसके बाद आप लोग को याद हो सके। ठीक है, तो हुआ ये था कि 1732 से लेकर के 1741 तक इसने शासन किया था और मैंने बताया था कि ये राजा वीर सिंह के चाचा जी थे। ठीक है, वीर सिंह के चाचा जी रघुनाथ सिंह उनके भाई थे, मतलब ये भी उनके चाचा ही थे, है ना। मोहन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन मोहन सिंह क्या हो गया था, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि जब राजा राजसिंह की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने रघुनाथ सिंह के जो भाई थे सरदार सिंह उनको राजा बना करके वो चले गए। ठीक है, तो हुआ ये कि जब रघुनाथ सिंह का शासन था तो उस समय भास्कर सेनापति ने आक्रमण किया। कब? 1741 में, है ना। भास्कर सेनापति जो भोसलों के जो सेनापति थे, है ना, उन्होंने क्या किया, जब इस समय आक्रमण किया तो ये कटक अभियान के लिए निकले हुए थे और उन्होंने बीच में रघुनाथ सिंह के क्षेत्र में रतनपुर पर आक्रमण किया और इसको पराजित कर दिया और वो फिर कटक की ओर चले गए, मतलब आगे बढ़ गए, मतलब उड़ीसा की ओर बढ़ गए। और उसके बाद कटक में जाकर के उनका और क्योंकि कोई राजाओं से युद्ध हुआ और वहीं पर कटक में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई? भास्कर पंत की। ये किसका सेनापति था? रघु जी, जो भोसले शासक थे ना, रघु जी, उनके ये सेनापति थे। और ये लोग नागपुर, इनकी राजधानी थी, नागपुर के जो भोसले थे यहाँ पर आक्रमण किए थे। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हो गई और उस समय जो रघु जी थे वो कहाँ पर, बंगाल की जो शासक थे उनके साथ युद्ध में ये लोग बिजी थे, तो ये इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जब ये बंगाल की यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से आए 1745 के करीब। ठीक है, और फिर 1745 में जब इन्होंने देखा कि रघुनाथ सिंह जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा है, क्योंकि भास्कर पंत की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, तो ये क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। भाई अब इसको तो मराठों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी जब ये हार गया था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जब भास्कर पंत की मृत्यु हो गई थी, स्वतंत्र होकर के राज करने लगा था। रघुनाथ सिंह के जो मृत्यु की एक वजह और भी थी कि जब भास्कर पंत का आक्रमण हुआ तो ये उस समय एक तो बहुत बूढ़ा हो चुका था, मतलब वृद्ध हो चुका था, और दूसरा ये कि इसका पुत्र जो है ना उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसमें ये शोकग्रस्त था। ठीक है, थोड़ा दुखी रहता था। इसी वजह से क्या हुआ, जब भास्कर पंत का आक्रमण हुआ तो ये डट करके उसका सामना नहीं कर पाया और एकदम जैसे ही उसको पता चला कि इसका आक्रमण होने वाला है करके, तो वो एकदम अपना सिर नवा दिया था, मैं युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसे टाइप की कंडीशन बन गई थी। और इस चीज का जो उल्लेख है हमारे जो पाणिनि है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय ने अपनी रचना में बड़े सुंदर तरीके से लिखा है इसके बारे में। सुंदर तो नहीं बोलना चाहिए, इनका एक उपहास ही है वो। उन्होंने ये लिखा कि ये लोग इतने ज्यादा कायर हो चुके थे कि सीधा जब इनको पता चला कि भोसला लोग या भास्कर पंत जो है आक्रमण करने वाले, तो सीधा अपना सिर नवा दिए, युद्ध करने के बारे में सोचे ही नहीं। ठीक है, तो जब बात आई 1745 की, जब रघु जी वापस बंगाल अभियान से रतनपुर आए, तो उन्होंने जब देखा स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा है तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको अपदस्थ कर दिया और अगले राजा बने मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसने भास्कर पंत का साथ तो दिया ही था जब ये मतलब क्रुद्ध हो चुका था, मतलब जब इसको उत्तराधिकारी नियुक्त किए, इसको राजा नहीं बनाए, तो ये बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के नागपुर चला गया था। तो नागपुर में ये फिर वहीं पर रह करके अपनी पकड़ बनाने लगा और इतना ज्यादा ये भोसलों का सहयोगी बन गया था कि इसको मोहन सिंह कलचुरी के बजाय मोहन सिंह भोसला कहने लगे थे लोग। ठीक है, तो जब मोहन सिंह का शासन आया तो उन्होंने क्या किया, भोसला प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया।
यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था तो उन्होंने सिर्फ रतनपुर की जो कलचुरी शाखा थी वहां पर आक्रमण किया था। रायपुर की कलचुरी शाखा से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसने उस चीज को सीधा इग्नोर कर दिया था, वो आगे बढ़ गया था। ठीक है, तो देखो जब ये मोहन सिंह का शासन काल आया तो कुछ समय तक इनका शासन चलता रहा, कुछ सालों तक इनका शासन चला। उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो करीब 1758 में रघु जी के जो बेटे थे, ठीक है, बिंबाजी भोसले, उन्होंने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया। इनका शासन कब से कब तक चला? 1758 से 1787 तक इनका स्वतंत्र रूप से शासन चलता रहा। ठीक है, तो बिंबाजी के बारे में जब हम मराठा का किस तरीके से अभ्युदय हुआ उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही। अभी हम रतनपुर शाखा को पढ़ लिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रायपुर शाखा की, और फिर इनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी काफी डीपली पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जो मोहन सिंह है उनका जो शासन काल है 1745 से लेकर के 1758 तक चला, और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मोहन सिंह पूरा भोसला प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, हर चीज भोसलों के अनुसार ही होता था। ठीक है, लेकिन यह जो राजा थे मोहन सिंह बहुत ही अयोग्य राजा साबित हुए, क्योंकि आगे मोहन सिंह के पश्चात कोई भी राजा जो है रतनपुर में टिक नहीं पाया और भोसलों का प्रत्यक्ष यहाँ पे शासन शुरू हो गया था। तो अब हम देखते हैं रायपुर की कलचुरी शाखा के बारे में। ऐसा जानकारी मिलता है कलचुरियों के इतिहास से कि राजा वीर सिंह के शासन काल में रतनपुर की जो कलचुरी शाखा थी वो दो भागों में बढ़ गई थी। पहला था रतनपुर का कलचुरी शाखा और दूसरा था रायपुर का कलचुरी शाखा। केवल दो शाखाएं ही छत्तीसगढ़ से ज्ञात हुई है। तो जो रायपुर की कलचुरी शाखा थी उनका प्रमाण ऐसा मिला है कि करीब 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इनका विभाजन हुआ था, और रायपुर की जो कलचुरी शाखा थे उनके कुछ राजाओं के द्वारा बनाए गए शिलालेख, ताम्रपत्रों, मंदिरों, इन सभी चीजों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर इनके राजाओं के क्रम के अनुसार इन्हें देखा जाए तो राजा सिंघड़ के समय ये ज्ञात होता है कि रायपुर की कलचुरी शाखा वहां जाकर के अपना प्रशासन शुरू की थी। लेकिन राजाओं के क्रम में पहले केशवदेव, लक्ष्मीदेव, सिंघणदेव और आगे अनेक राजाओं का क्रम मिलता है। अगर आप कलचुरियों के और वंशावली को देखना चाहते हो, उनके बारे में और जानकारी याद करना चाहते हो ना, तो आप जो रायपुर का जो महामाया मंदिर है, विवेकानंद सरोवर आप जानते होंगे, वहां पर महामाया माता का मंदिर है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो पूरे कलचुरियों की वंशावली वहां पर टंगी हुई है। ठीक है, तो आप देखो क्या हुआ कि राजा जो सिंघणदेव थे उनके शासन काल से ऐसी जानकारी मिलती है कि रायपुर की कलचुरी शाखा जो है इनके द्वारा प्रारंभ हुई। लेकिन और भी राजाओं का उल्लेख मिलता है इनकी वंशावली में। केशवदेव का नाम प्रथम मिलता है, केशवदेव, लक्ष्मीदेव, सिंघणदेव। ठीक है, करीब 13वीं से 14वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ और सिंघणदेव ने 18 गढ़ों को जीता था, ऐसा इनके बारे में प्रमाण मिलता है। कलचुरियों की शासन व्यवस्था में हमने गढ़ व्यवस्था को पढ़ा है। पूरे छत्तीसगढ़ जो है वो 36 गढ़ों में विभाजित था। 18 गढ़ जो थे वो शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर थे और 18 गढ़ जो है वो उसके दक्षिण की ओर थे। ठीक है, तो देखिए सिंघणदेव के बाद जो राजा है राजा रामचंद्र देव। ठीक है, राजा रामचंद्र देव के बारे में ये जानकारी मिलती है कि 1460 में इन्होंने रायपुर शहर की स्थापना की, रायपुर शहर को बसाया। पहले ये जंगल था, लेकिन चूंकि ये छत्तीसगढ़ के आप मैप में देखते हो तो मिडल वाला हिस्सा है, इसी वजह से वर्तमान में भी ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो राजा रामचंद्र देव को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने 1460 ईस्वी में रायपुर शहर की स्थापना की थी। इनके पुत्र जो हरि ब्रह्मा देव थे, वो इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बने, वो राजा बने। और हरि ब्रह्मा देव ने 1409 में
रायपुर को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है। हरिब्रह्म देव के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने 2 शिलालेख खुदवाए। एक जो शिलालेख था वो 1409 का है और दूसरा जो शिलालेख है 1369 का है। ठीक है। पहला जो 1409 वाला है ये मिला है रायपुर से और दूसरा मिला है खल्लारी से। खल्लारी जिसे प्राचीन काल में खल्ला वाटिका कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की जितनी भी राजधानियां हैं उसे मैंने बताया था शुरू में ही, जब मैंने लेक्चर शुरू किया था। तो जो रायपुर शाखा है उन लोग की जो राजधानी थी वो एक्चुअल में खल्लारी थी। खल्लारी या इसे कहते थे खल्ला वाटिका, है ना। खल्लारी में ये जाकर के पहले बसे। उसके पश्चात जो रामचंद्र देव जी ने 1407 में रायपुर शहर की स्थापना की और 1409 में हरिब्रह्म जो अगले कलचुरी राजा बने उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई। 1409 के जो रायपुर के शिलालेख और 1369 का जो खल्लारी का जो शिलालेख है उसी से बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर खल्लारी माता का मंदिर बनवाया गया खल्लारी में देवपाल नामक एक मोची के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर निर्मित किया गया। खल्लारी का जो शिलालेख है ये दामोदर मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। हरिब्रह्म देव ने रायपुर में दूधाधारी मठ बनवाया। क्योंकि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे हरिब्रह्म देव के समकालीन थे, उन्होंने दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया रायपुर में और इसे रामनंदी परंपरा कहते हैं। ठीक है। उसके द्वारा निर्मित करवाया था। ये पहले राजा थे जिन्होंने रायपुर को अपनी राजधानी बनाई और उसके प्रशासनिक एकीकरण का काम किया था। इन्होंने रायपुर का बहुत ही डेवलपमेंट किया। रायपुर में अनेक तालाबों का भी निर्माण इन्होंने भी करवाया था हरिब्रह्म देव ने। ठीक है। तो हरिब्रह्म देव के पश्चात इनके जो अगले जो उत्तराधिकारी थे वो हैं अमर सिंह। एक्चुअल में अमर सिंह के पहले और भी बहुत सारे राजा हुए हरिब्रह्म के पश्चात। ठीक है। करीब 14 राजा कलचुरी रायपुर के जो कलचुरी शाखा के राजा हुए। ठीक है। तो अमर सिंह जो थे वो अंतिम राजा थे। इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं के मृत्यु के पश्चात एक अलग इतिहास छत्तीसगढ़ का प्रारंभ होता है और बीच के राजाओं के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। केवल जो रायपुर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ था हरिब्रह्म देव का, उसमें इनकी राजाओं की जो वंशावली है वो ज्ञात हुई है। कौन कौन से राजा उसके बाद हुए ये सभी जानकारी उन्हीं के शिलालेख से मिली है। अच्छा, जो देवपाल नामक मोची ने खल्लारी माता का जो मंदिर निर्मित करवाया था वो 1415 में करवाया था। कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। और यहीं पर इन्होंने नारायण मंदिर भी निर्मित करवाया था। खल्लारी में जगन्नाथ मंदिर भी है। ठीक है। तो देखिए, राजा अमर सिंह जो थे वो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि अमर सिंह के समय में जो भोसला सेनापति जिनके मालिक थे रघु जी, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। अमर सिंह का जो शासन था वो रायपुर में था। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो भोसला सेनापति था उसने सिर्फ रतनपुर में आक्रमण किया था, रायपुर को उसने छोड़ दिया था। तो रघु जी जो क्या किया, यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ी और उसने सोच लिया था कि कलचुरियों को तो तबाह करना ही है और उसने यहाँ पर शासन किया। कहाँ पर? रायपुर पे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अमर सिंह को पराजित कर दिया। ठीक है। अगेन वही किस्सा हुआ कि जिस तरीके से रघुनाथ सिंह ने भोसलों के सामने या मराठों के सामने अपना सिर झुका दिया था, अमर सिंह ने भी वही किया। इसने भी युद्ध करने की बजाय सीधा उनकी शरण में चले गए कि भाई बचा लो हमको नहीं मरना है। ठीक है।
तो अब अमर सिंह की मृत्यु हो गई कुछ समय के पश्चात, और उसके बाद इनकी जो जागीर थी, है ना, मतलब इनका जो शासन प्रशासन था सबको भोसलों ने छीन लिया और ये रतनपुर के अधीन बन गया। लेकिन इनके जीवन पालन के लिए कुछ कुछ जागीरें, कुछ कुछ गांव जो है इनको दिए गए थे, है ना, जिसमें था रायपुर, पाटन, राजिम। ये 3 जमींदारी इनको दी गई थी, या 3 ताल्लुक इनको दिए गए थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि 1753 में इनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात इनके जो बेटे थे शिवराज सिंह, उनको ये जो जमींदारी है ट्रांसफर की गई। ठीक है, तो हुआ ये कि 1741 में, 1745 की बात करते हैं, 1745 से लेकर के 1758 तक मोहन सिंह का शासन चलता रहा। अब 1753 में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पहले ही वो रघुजी के द्वारा मतलब परास्त किया जा चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु जो है वो 1753 में हुई। ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसका बेटा जो था शिवराज सिंह, उसको ये तीनों जमींदारियां ट्रांसफर की गई और साथ ही साथ इसको महासमुंद जिले का बड़गांव है, अभी वर्तमान में ये एक गांव है, यहाँ की भी जमींदारी दे दी गई। ठीक है, और आगे चल करके एक और जमींदारी ऐड की गई। ऐसा करके इसको टोटल 5 जमींदारी मिली थी। ठीक है, अब इसके पास 5 जमींदारी थी और साथ ही साथ भोसलों को टकोली चकाने की कर्ज भी थे इसके पास। लेकिन हुआ ये कि इसको ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, केवल जमींदार मात्र ये रह गया था और इसके पास मतलब कर्ज बहुत बढ़ चुका था। इसी वजह से यहाँ पर ये उल्लेख मिलता है कि रायपुर से हर गांव से ये 1-1 रुपया वसूल कर सकता था। ठीक है, अब आगे चल करके भोसले जो थे, इन्होंने इस राजवंशियों से, कलचुरियों से ये अधिकार भी छीन लिया। करीब 1822 में इनसे ये अधिकार भी क्या हो गया, छीन गए और इनके पश्चात कुछ भी नहीं बचा। और ये जो इतना बड़ा राजवंश था, जिन्होंने इतने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, करीब 1200 से 1300 वर्ष का इनका जो इतिहास था वो पूरा समाप्त हो गया। इसके पश्चात कोई भी कलचुरी यहाँ पर शासन नहीं कर पाया, सीधा भोसलों का प्रत्यक्ष शासन आ गया। वैसे तो 1818 से 1830 के बीच में अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन किया था। चूंकि उस समय जो रघुजी तृतीय थे वो वयस्क नहीं हुए थे, मतलब बहुत छोटे थे, तो उनके प्रतिनिधियों के रूप में अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था 1868-1830 के बीच में। तो उसी समय शिवराज सिंह से उनकी ये जो जागीर थी, या शिवराज सिंह के बाद जो भी कलचुरी आते गए, उनके जो वंशज होते गए, सभी से उनका ये अधिकार भी छीन लिया गया। वैसे तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रायपुर के अंतिम कलचुरी कौन थे, तो जो राजा अमर सिंह थे वही रायपुर के अंतिम कलचुरी थे, क्योंकि उनके बाद जो उनके वंशज जैसे शिवराज सिंह हुए, उन्हें 3-4 जमींदारियां दे दी गई थी और उनको वहां से भगा दिया गया था रायपुर से। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो सत्ता है वो पूरा खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो देखो, छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को एक नजर में देखते हैं। चूंकि इतना बड़ा इनका इतिहास है तो काफी मजबूत रहा होगा प्रारंभ में, क्योंकि किसी भी शासन को जमने के लिए बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए या वहां पर उस जगह में प्रशासन करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक टैलेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम सब किसी भी राजा के इतिहास के बारे में देखते हैं या किसी भी राजवंश के इतिहास के बारे में देखते हैं, तो सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी क्षेत्र में शासन करने का, वो होता है योग्य उत्तराधिकारी और दिमाग सही तरीके से लगाना। ठीक है, और सैन्य व्यवस्था। ठीक है,
तो कलचुरियों की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कुछ इस तरीके से थी। सभी गांव को, है ना, एक इकाई मानी जाती थी। मतलब गांव जो थी सबसे छोटी इकाई थी और गांवों को मिला करके 12 बनते थे और 12 को मिला करके गढ़। ठीक है, देखो 12 नाम से ही है, 12 12 12 मतलब होता है 12, है ना। तो होता ये था कि 12 होता ये था कि जो गांव थे, है ना, उनको मिला करके 12 बनता था और 12 को मिला करके 12 को मिला करके क्या होता था, गढ़ बनता था। ठीक है, तो एक गढ़ में होते थे 84 गांव। है ना, जब 12 गांव को मिलाते थे तो बनता था एक 12, और जब 7 12 को मिलाते थे तो बनता था एक गढ़। ठीक है, अब आगे होगा समझ में, 12 सत्ते 84, है ना, 84 गांवों से मिलकर के बनता था गढ़। मंडल का प्रमुख मंडल का प्रमुख क्या कहलाता था, मंडलाधिपति। लेकिन जो 1 लाख गांव का स्वामी होता था उसे कहते थे महामंडलेश्वर। ठीक है, गढ़ का जो प्रमुख रहता था वो रहता था दीवान। गढ़ का प्रमुख रहता था दीवान और गांव का प्रमुख होता था गौटिया और 12 का प्रमुख रहता था दाऊ। ये शब्द अभी भी आपको सुनाई देते होंगे। गांव में जो अच्छे जो रईस लोग रहते हैं उन्हें अभी भी, या प्राचीन काल में जो जागीरदार थे, है ना, या फिर जो जमींदार थे, उन्हें गौटिया कहा जाता था। उनके पास बहुत सारे खेत होते थे जिसमें वो, मतलब गांव के एक अच्छे उच्च कुल के व्यक्ति होते थे ये लोग। ठीक है, तो जो गौटिया थे वो गांव के प्रमुख कहे जाते थे और 12 जो थे वो दाऊ कहे जाते थे और गढ़ के जो प्रमुख थे वो दीवान कहे जाते थे। ये सभी जो हैं राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। जैसे कि गांव का जो भी काम रहता था वो गौटिया के द्वारा करवाया जाता था। गौटिया वहां का प्रमुख होता था, लेकिन वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। 12 का जो प्रमुख था वो दाऊ था और दाऊ 12 को पूरा हैंडल करने का काम करता था और गढ़ को पूरा हैंडल करने का काम दीवान करता था और इन सभी को हैंडल करने का काम जो है राजा करता था। ये लोग राजा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम करते थे। यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की कर व्यवस्था, यहाँ किस तरीके से क्या क्या काम करना है, किसी चीज को कैसे लागू करना है, ये सभी एक एक इकाई के रूप में काम किया करते थे। अब देखो, इनके जितने भी अधिकारी थे उन सभी के भी नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन, है ना, कौन कौन जो है मतलब किस किस नाम से जाने जाते थे, कौन कौन सा विभाग था, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था थी तो इसमें अब किसी भी प्रशासन में बहुत सारे मंत्रियों को रखना पड़ता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्तियों को हायर किया जाता है। तो वैसे ही कल्चरल के प्रशासन में भी अनेक मंत्री हुए जो अलग अलग काम के लिए नियुक्त किए जाते थे। जैसे कि महामात्य, ये कोई नया वर्ड नहीं है, पुराना ही वर्ड है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस वर्ड को सुनना कोई अचंभी वाली बात नहीं है। महामात्य कई वर्ष पुराने से कहे जा रहे हैं। जो प्रमुख मंत्री रहते थे, जो प्रमुख सलाहकार होते थे राजा के, उन्हें महामात्य कहा जाता था। अशोका सीरियल में आपने देखा होगा कि आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त महामात्य कहा करते थे। ठीक है, तो वैसे ही कल्चुरिया में महामात्य मतलब होते थे प्रमुख मंत्री। ठीक है, अब देखो अगले मंत्री हैं महासंधि विग्रह। संधि कराने वाले कौन है?
अगर आपको किसी से मित्रता करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सीधे जाके फ्रेंडशिप करते हो उससे, जो भी जैसे भी आप अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हम किसी शासन की अगर बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक मंत्री नियुक्त करते हैं ताकि वो जितने भी विदेशी और देशी मामले उसको देख सके। तो वैसे ही कलचुरी के काल में विदेश जो मंत्री थे उन्हें महासंधि विग्रह कहा जाता था। ठीक है, अब देखो, कर व्यवस्था को संचालित करने के लिए या फिर कोष में आपके कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उन सभी के लेन देन के लिए भी एक मंत्री नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, जिन्हें कहा जाता था राजस्व मंडल मंत्री। राजस्व मंडल मंत्री। ये कहे जाते थे महाक्षपाटली। ठीक है, अब देखो, ये इतने मंत्री तो सफिशिएंट नहीं थे, है ना। राज्य में क्या होता था, चोरी होती थी, लूटपाट होता था, इतनी सारी सेना होती थी, उन सभी को हैंडल करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। तो राजा के जो राजा की रक्षा के लिए भी मंत्री को किसी न किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना बहुत जरूरी होता था। तो जो राजा की रक्षा करता था उसे कहते थे अंगरक्षक। उसी प्रकार जो दुर्ग की रक्षा करता था, मतलब जहां राजा लोग रहते थे, उसे महाकोटपाल कहते थे। जो धर्म संबंधी काम करता था उसे धर्मलेखी कहते थे। जो चोरों को, है ना, या दुष्टों को पकड़ने का काम करता था, या जो पुलिस व्यवस्था के लिए जो मंत्री नियुक्त किए थे उन्हें चोर द्वारणिक या फिर दुष्ट साधक कहा जाता था। देखो, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट रहते हैं तो हमको फंडिंग कौन करते हैं, हमारे मम्मी पापा करते हैं। तो वैसे ही शासन व्यवस्था में, कल्चरल की शासन व्यवस्था में उन्हें पैसा वगैरह के जो फंडिंग है वो कौन करता था, कौन ध्यान देता था, महाप्रमात्री। ये कौन थे, राजस्व मंत्री थे। ठीक है, देखो, राजा की जो रक्षा करता था या राजा का जो अंगरक्षक था उसे महाप्रतिहारी कहा जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से जो शांति व्यवस्था बनाए रखता था, ठीक है, उसे भट्ट कहा जाता था। तीन चार बार पढ़ना है, याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो घोड़ों की सेना होती थी या घोड़ों के जो रक्षा करने वाले थे उन्हें कहा जाता था महापीलुपति। ठीक है, और हाथियों के लिए क्या कहा जाता था, हाथियों के लिए कहा जाता था ठीक है। तो देखो, इतने सारे मंत्री हुए, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं भूल रही हूँ,
न्याय अधिकारी। न्याय अधिकारी आप लोग को सजा देने का काम करते हैं ना, सजा सुनाते हैं, दंड देते हैं, तो उन्हें कहा जाता था दांडिक। तो इतने सारे अधिकारी हुए और इन मंत्रियों का एक समूह बना दिया जाता था। जैसे कि इनमें से 8 मंत्री पिक किए जाते थे विशेष कार्यों के लिए, है ना। और इन 8 मंत्रियों के समूह को कहा जाता था अमात्य मंडल। इस अमात्य मंडल में 8 मंत्री होते थे जो महत्वपूर्ण काम करते थे। महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो इनसे पूछ करके लिया जाता था, इनकी सलाह पर लिया जाता था। गांवों में एक पंचकुल नाम की संस्था का उल्लेख मिलता है। पंचकुल नामक संस्था, ठीक है। यहाँ का जो मेन प्रशासन को कैसे चलाना है और जो भी निर्णय लिए जाते थे, ग्रामीण स्तर के जितने भी निर्णय लिए जाते थे इस पंचकुल संस्था के द्वारा लिए जाते थे। जैसे कि किसी का विवाह में कोई भी परेशानी आ गई या फिर कर व्यवस्था में कोई परेशानी आ गई थी, तो जो पंचकुल नामक संस्था थी वो निर्णय देती थी। जैसे वर्तमान का जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम का प्रमुख होता है और ग्राम पंचायत में किसी भी विवाद का निर्णय लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे पंचकुल नामक संस्था थी जो काम करती थी गाँव के लिए, ठीक है। अब देखिए, किसी भी समाज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर स्त्रियों की दशा के बारे में विशेष रूप से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर स्त्रियों की जो दशा थी वो उच्च थी, लेकिन बहुपति विवाह या बहु विवाह प्रचलित था। कलचुरी जो थे मुख्य रूप से शैव धर्म के उपासक थे, है ना। शैव धर्म को उन्होंने संरक्षण देकर के रखा हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर इनके वैष्णव धर्म के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो उसको कला में अब हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किया। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मापन की इकाई है उसको बताना चाहती हूँ। मापन व्यवस्था किस तरीके से वो बताती हूँ। देखो, जब घोड़ों की बिक्री होती थी, है ना, और हाथियों की बिक्री होती थी, तो इसमें दिए जाते थे 2 चांदी के सिक्के और इसमें दिए जाते थे 4 चांदी के सिक्के, ठीक है। लेकिन जब 5 सेरी, किसी भी वस्तु को 5 सेरी में दिया जाता था तो बनता था 1 पसेरी। 8 पसेरी दिए जाते थे तो बनता था 1 मन। इस तरीके से हमने मापन व्यवस्था जो प्रचलित थी कलचुरियों के शासन काल में उसको देखा। इसके अलावा यहाँ पे कर व्यवस्था के रूप में नमक कर, खान कर, या इसे मतलब खान कर के रूप में जाना जाता था, गुड़ पर कर लगाया जाता था, नदी घाट पर कर लगाए जाते थे। तो कुछ कुछ कर व्यवस्था जो थी यहाँ पर भी प्रचलित थी, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पे घोड़ों की बिक्री पर 2 पौर या फिर 2 चांदी के सिक्के दिए जाते थे और हाथियों की बिक्री पर 4 पौर या 4 चांदी के सिक्के जो है वो कर के रूप में प्रशासन में या कोषागार में जमा किए जाते थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के शासन व्यवस्था से पहले भी जो दक्षिण के जो छिंदक रामवंशी राजा थे या काकतीय राजा थे, उन्होंने थोड़ी बहुत कर व्यवस्था प्रारंभ की थी और उसके पश्चात कलचुरियों ने यहाँ पर कर व्यवस्था लाई थी। तो चलिए अब हम छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के स्थापत्य कला को भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों को उनके स्थापत्य कला की वजह से ही आज तक जाना जा रहा है। बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख और ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी तो मिलेगी,
पर बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया और अलग अलग रूप इनके निर्माण में दिखता है। जैसे कि चतुर्भुजी जो शिव मंदिर है, जो रतनपुर में स्थित है, वो जो चतुर्भुजी विष्णु मंदिर है बहुत विशाल है और केवल एकमात्र चतुर्भुजी ये शिव मंदिर है ये, ठीक है। देखिए, विष्णु जी की मूर्तियां कई जगह से प्राप्त हुई है, जैसे खरौद से प्राप्त हुआ है, शिवरी नारायण से प्राप्त हुआ है, उसके अलावा गतौरा नामक स्थान से भी विष्णु जी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनके बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इनके ताम्रपत्र में विशेष रूप से ओम नमः शिवाय लिखा जाता था, या इनके ताम्रपत्र में ओम नमः शिवाय से ही लिखना प्रारंभ किया जाता था। हर एक ताम्रपत्र में ओम नमः शिवाय अंक लिखा हुआ मिलता है। इससे ये ज्ञात होता है कि ये लोग शैव धर्मावलंबी थे, शैव धर्म के उपासक थे और इनकी भाषा जो है वो संस्कृत ज्ञात होती है। देखिए, जांजगीर चांपा में भी विष्णु जी का मंदिर एक निर्मित हुआ है, जो वह भी कलचुरी कालीन है। और उस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर विष्णु जी के जो पूरे अवतार है ना, 12 से 14 अवतार कुछ है उसमें, मतलब मेरे को उसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है, लेकिन विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं उसका जो अलग अलग चित्र, अलग अलग मूर्तियां जो है वो जांजगीर चांपा जिले के मंदिर में मिलता है। उसी प्रकार रतनपुर के दुर्ग का जो निर्माण किया गया था उसमें रावण यज्ञ के बारे में चित्रांकन किया गया है, चित्र बनाए गए हैं किस तरीके से उसने मतलब यज्ञ किया था, ठीक है। और एक और जानकारी मिलती है कि जो जाजर देव के गुरु थे, है ना, के गुरु का नाम था रुद्रशिव। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, ये जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे बहुत लंबे समय तक शासन किए और इनके जो गांव की जो सबसे छोटी इकाई थी, गांव ही सबसे छोटी इकाई थी, उसमें गांवों के बारे में ऐसी जानकारी मिलती कि पंचकुल नामक संस्था इनके हैंडल करने के लिए बनी थी। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, पंचकुल नामक जो संस्था थी वो पूरा कार्यकाल संभालती थी और जो भी परेशानी देती थी उन्हीं के द्वारा दूर की जाती थी। तो जो पंचकुल संस्था है उसके जो सदस्य थे उनको महत्तर कहा जाता था। महत्तर, इसको पूछा जा सकता है पेपर में कि पंचकुल नामक जो संस्था है उसके सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें महत्तर कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो हमने स्थापत्य कला के बारे में देख लिया, लेकिन इसके अलावा इस वंश में अनेक प्रसिद्ध कवि भी हुए जिन्हें उनकी उपलब्धियों की वजह से जाना जाता है और इनकी रचनाओं में कलचुरियों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। जैसे कि बाबू रेवाराम जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में राजनीति में सर्वप्रथम यूज किया, इसका मतलब छत्तीसगढ़ शब्द का यूज किया था। और उनकी जो रचना है, ठीक है, रतनपुर का इतिहास है और बाबू रेवाराम की अलग से पांडुलिपियां बनी है ना। और इसके अलावा और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसकी वजह से इनकी जानकारी जो है वो कलचुरियों के बारे में लिखी गई है ना। इसके अलावा एक और कवि हुए गोपाल मिश्र, है ना, एक और कवि हुए नारायण कवि। नारायण कवि जो है वो भोसला वंश प्रशस्ति लिख करके गए थे। रामाभ्युदय इनकी रचना है। गोपाल मिश्र की खुद तमाशा, भक्ति चिंतामणि, जयमनी, अश्वघोष, दामनचरित इनकी रचना है, ठीक है। और शास्त्री, ठीक है, इन्होंने रतनपुर का आख्यान लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 3-4 जो फेमस कवि हुए रतनपुर के कलचुरियों के शासनकाल में और रायपुर के कलचुरियों के शासनकाल में हुए, और इन्होंने पूरे कलचुरियों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इनकी शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है और खासकर जो राजा रहते थे उनकी योग्यता के अनुसार उन्होंने उनका आख्यान भी किया है। जैसे बाबू रेवाराम ने अपने जो मतलब अपने प्रशासन में जो कवि राजा थे उनके बारे में लिखा है। गोपाल मिश्र ने राशि के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जिन्होंने इनको आश्रय प्रदान किया था उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कलचुरी की शासन व्यवस्था जो है वो हमें अलग अलग दिखाई दी कि किस तरीके से उन्होंने शासन किया और किस तरीके से उन्होंने इतने लंबे समय तक यहाँ पर प्रशासन किया। मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात और जो रायपुर के कलचुरी थे अमर सिंह, उनकी मृत्यु के पश्चात बिम्बा जी का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। तो अब हम भोसला वंश के बारे में पढ़ते हैं और भोसला व्यवस्था क्या थी, उन्होंने किस तरीके से छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक
कार्यों में या प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। कि यहाँ पे कुछ प्रमुख जो साहित्यकार हुए या रचनाकार हुए, उनकी रचनाएं और उनके नाम मैंने लिखे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और कवि हुए, लेकिन उनको जानना उतना जरूरी नहीं जितना इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में रतनपुर या रायपुर के कलचुरियों के बारे में विशेष रूप से लिखा है, उनका आख्यान किया है। जैसे कि बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, रतनपुर का इतिहास, सिंहासन बत्तसी, तवारी के हैरेवंशी। हैरेवंशी मतलब ये होता है कि कलचुरी जो थे वो अपने को सहस्त्रार्जुन हैरेवंशियों का वंशज मानते थे, स्वयं को हैरेवंशी कहते थे वो लोग। तो उन्होंने तवारी के हैरेवंशी, रामायण दीपिका, ये सभी रचनाएं लिखी। नारायण कवि ने रामाभ्युदय लिखा, संस्कृत में लिखा है। इसको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, क्योंकि इन रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि ये हिंदी में है, संस्कृत में है, कहानी है, आख्यान है, कई टाइप की वैरायटी इनसे पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मराठों के उदय के बारे में पढ़ते हैं। मराठों के उदय और उनके आक्रमण के बारे में हमने थोड़ा बहुत कलचुरियों के इतिहास में पढ़ा, लेकिन अभी हमें अब मराठों के यहाँ पर आक्रमण के कारण को भी जानना जरूरी है। तो कुछ एक कारण है जो इनके आगमन का कारण बना, या यहाँ पे कलचुरियों के अंत होने का कारण बना। ठीक है, पहला तो ये कि जो भोसला सेनापति थे भास्कर पंत, जिन्होंने रघुनाथ के समय यहाँ पर आक्रमण किया था, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना चाहते थे, और इसी वजह से ये कटक अभियान पर निकले थे। और बीच में जब रास्ते में रतनपुर पड़ा तो वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था। दूसरा ये था मोहन सिंह। मोहन सिंह काफी षड्यंत्र रचने लगा था, और यह भी कलचुरियों की समाप्ति का एक कारण बना, या मराठों के आगमन का कारण बना। तीसरा ये कि योग्य कलचुरी शासक नहीं थे। ठीक है, जो भी राजा बैठे वो अयोग्य बैठे, या फिर बहुत जब बूढ़े हो गए थे तब शासन करने के लिए बैठे, जिन्हें कोई अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं था राज का चलाने का। ठीक है, उनका जो युद्ध वगैरह करने का जो भी साहस था वो भी नहीं रहा था। चौथा ये था कि अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं। और पांचवा ये है कि जो कलचुरियों की सैन्य व्यवस्था थी बहुत कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो कलचुरियों के समाप्ति का कारण बने। 1741 से लेकर के 1745 तक अंतिम कलचुरी राजा का शासन चलता रहा। इसी प्रकार जो रायपुर की जो कलचुरी शाखा थी उसके अंतिम राजा अमर सिंह का निधन हुआ 1753 में, और यहाँ भी कलचुरियों का अंत हो गया। और उसके बाद 1758 में प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासक बिंबाजी का शासन आया। बिंबाजी रघु जी के पुत्र थे और उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित किया, या भोसलों का शासन आरंभ हुआ 1758 में। 1758 से 1787 तक इनका शासन चलता रहा। 1787 में चूंकि इनकी मृत्यु हो गई तो अगले मराठा शासक आए। जब अमर सिंह की मृत्यु हुई थी, जो रायपुर कलचुरी शाखा के राजा थे, अंतिम कलचुरी राजा थे, उनके बेटे शिवराज सिंह को बिंबाजी ने ही 5 गांव मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए दिए थे। ठीक है, उसके बाद 1822 में उनसे ये अधिकार भी छीन लिया गया था। तो अब हम चलिए देखते हैं बिंबाजी का शासन का क्या परिणाम हुआ, उन्होंने क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर लाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिंबाजी को प्रत्यक्ष मराठा शासक कहा जाता है। प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र भी, और इन्हें परगना पद्धति के सूत्रधार कहा जाता है। इनकी 2 पत्नियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, उमाबाई एंड जीजाबाई।
बिंबाजी भोसले ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई और रतनपुर के डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि वहां पर स्थापत्य कला का कुछ कुछ उदाहरण भी दिया। रतनपुर के राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था। इन्होंने राजनांदगांव और खुज्जी नामक नई जमींदारी शुरू की थी। इसको कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करते हुए उर्दू, गोड़ी और मराठी को अपनाया और इसी से राजकाज शुरू किया। उर्दू, मराठी, गोड़ी तीनों लिपि में यहाँ कामकाज किया जाता था। सोनपत्र देना प्रारंभ करवाया था। रायपुर के लिए भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। यहाँ का जो दूधाधारी मठ था उसका जीर्णोद्धार करवाया। और 1787 में फिर इनकी मृत्यु हो गई। बिंबाजी ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि मैंने जो भी इनकी जो प्रमुख जानकारी मिलती है वो सभी मैंने बता ही दिए। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, या फिर ये नागपुर के जो भोसले थे उनके अधीन नहीं थे और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से शासन किए। स्वतंत्र मराठा शासक के रूप में ये जाने जाते हैं।